बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं बहुत अमीर थी। मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छा घर गिफ्ट किया हुआ था जहां मैं और मेरे शौहर इकट्ठे रहते थे। मैं अपने शौहर की सब फरमाइश पूरी करती क्योंकि मेरा शौहर काम नहीं करता था। फिर मेरे शौहर ने मुझसे 20 लाख लिया कि मैं कारोबार करूंगा। फिर उसके अलावा और भी बहुत पैसे ले जाता। कहने लगता कि अभी कारोबार में पैसे लग रहे हैं। एक दिन शौहर के दफ्तर में बगैर बताए गई तो मेरी रूह फना हो गई। वहां पर मेरा शौहर तो मैं अपने घर से खुदकुशी की नीयत से निकली थी। मेरी जिंदगी से मेरा दिल उठ गया था। इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, बल्कि इसलिए कि मेरे पास सब कुछ था। लोगों को लगता है कि इंसान के पास सब कुछ हो तो वो खुश रहता है, लेकिन नहीं। हर चीज़ का मुयस्सर होना भी इंसान के अंदर एक बेचैनी पैदा कर देता है, और वही बेचैनी मेरे अंदर थी। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी और मेरे पास पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। मैं सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी। मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करती वो फौरन मुझे मिल जाती, और इसी चीज़ ने मुझे बेचैनी में मुब्तला कर दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शदीद डिप्रेशन में दिन ब दिन मुब्तला होती जा रही थी कि एक रात इसी डिप्रेशन में आकर मैं घर से निकली और मैंने सोचा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है कि जिस चीज़ को मांगो वो मिल जाए, किसी चीज़ के लिए कोई मेहनत ही ना करनी पड़े, सिर्फ खुशियाँ थीं। मैंने कभी दुख की लज्जत को महसूस ही नहीं किया था। आप सोचेंगे जब इंसान को कोई खुशी नहीं मिलती, किसी चीज़ की कमी की वजह से वो खुदकुशी करना चाहता है। लेकिन मैं शायद दुनिया की वो पहली लड़की थी जो हर चीज़ मिलने की वजह से खुदकुशी करने पर तैयार थी। मैंने अपनी बड़ी सी गाड़ी दरिया के किनारे खड़ी कर दी और गाड़ी से उतरकर दरिया की सिम चल पड़ी। दरिया पर बने हुए पुल पर मैं आकर खड़ी हो गई और नीचे पानी को देखने लगी। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़का था जो उसी पुल में कानों में हैंड फ्री लगाकर शायद गाने सुनते हुए अपने घर से चहलकदमी के लिए निकला था। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो बार बार चक्कर लगाता जा रहा था। शायद वो रात का खाना खाकर निकला था और उसे हजम करने के लिए चहलकदमी कर रहा था। मैंने उस लड़के से अपना ध्यान हटाया और फिर से पानी को देखने लगी। अगले ही पल मैंने पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाते ही मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं बेहोशी में जाने लगी। आखिरी मंजर जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये था कि वो लड़का जो पुल पर चहलकदमी कर रहा था, उसने मुझे देखकर फौरन पानी में छलांग लगा दी थी। मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्यों ऐसा किया, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था और मैं थोड़ी ही देर में गुनूदगी में चली गई ताकि वो मुझे बचा सके, और उसने मुझे बचा लिया। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के वार्ड में थी और वही लड़का परेशानी से मेरे सामने बैठा हुआ था। शायद मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था। मेरे होश में आते ही उसने मुझसे पूछा कि मेरा घर कहाँ है और मेरे घर वाले कहाँ हैं। वो मुझसे मेरे घर वालों का फ़ोन नंबर मांगने लगा। उसे देखकर मुझे याद आया। मैंने उसे कहा कि तुमने क्यों पानी में छलांग लगाई? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था। मुझे समझ आ गया था कि तुम क्या करने जा रही हो। मैंने उसे कहा कि अगर तुम मर जाते तो क्या होता? तो उसने कहा कि मैं तो बहुत अच्छा तैराक हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें बचाने का सोचा, वरना तुम भी डूब जाती और मैं भी डूब जाता, फायदा कुछ ना होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या बोलूँ। उसने मुझसे मेरे वालिद का नंबर मांगा। मैंने उसे अपने वालिद का नंबर दे दिया। उसने मेरे वालिद साहब को फ़ोन करके तमाम हकीकत बताई तो मेरे वालिद साहब फ़ौरन उसी हॉस्पिटल में आ गए। ये उस दरिया के करीब एक सरकारी हॉस्पिटल था जो मेरे शायान शान नहीं था, लेकिन जल्दी में वो मुझे यहीं पर ही ला सका। वो शायद खुद भी गरीब था और बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की उसकी औकात नहीं थी। इस वाक़े को 5 घंटे हो चुके थे। मेरे वालिद साहब यही समझ रहे थे कि मैं अपने आलीशान घर के आलीशान कमरे में सो रही हूँ, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो परेशान होकर मेरे पास आए। मेरे वालिद साहब ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया तो मैंने देखा कि वो लड़का बेहद हैंडसम है।
وہ غریب ضرور تھا لیکن پڑھا لکھا اور باشعور انسان لگ رہا تھا، اور اس کی شخصیت اس قدر سحر انگیز تھی کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہاں تک کہ میرے والد صاحب بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئے، کیونکہ وہ بہت ہی سوبر لڑکا تھا اور بہت آرام سے بات کر رہا تھا، بہت ہی تمیز کے ساتھ۔ اس کے بات کرنے کا انداز اس کے خاندانی ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ میرے والد صاحب مجھے گھر لے آئے، مجھ سے میری خودکشی کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا کہ میرا دل پتہ نہیں کیوں بے چین ہے۔ پھر میرے ذہن میں اس لڑکے کا خیال آیا، میں نے تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا اور اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا، اسے کوئی انعام بھی نہیں دیا تھا۔ میرے والد صاحب کا بھی خیال تھا کہ ہمیں اس لڑکے کو انعام کے طور پہ کچھ پیسے دینے چاہیے۔ اس نے اپنے نمبر سے میرے والد صاحب کو کال کی تھی، اس لیے میرے والد صاحب کے فون میں اس کا نمبر موجود تھا۔ انہوں نے اگلے روز اس کو فون کر کے ہمارے گھر بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی اسے 1 لاکھ روپے کی رقم بھی دی۔ لیکن ان پیسوں کو دیکھ کر اس لڑکے کا موڈ خراب ہو گیا اور اس نے غصے سے کہا کہ میں نے انسانیت کی خاطر آپ کی بیٹی کی جان بچائی ہے، میں اس قسم کا انسان بالکل بھی نہیں ہوں کہ کسی کی جان بچانے کے بدلے پیسے لوں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو یا پھر 1 لاکھ روپیہ۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکے کی خودداری کو ٹھیس پہنچی ہے پیسے دیکھ کر۔ اس کی اس بات سے میں اور میرے والد صاحب بہت متاثر ہوئے۔ میرے والد صاحب نے اسے کہا کہ تم بہت ہی محنتی لڑکے ہو، میرے آفس میں تمہارے لیے بہت کام ہے، اگر تم میرا آفس جوائن کر لو تو تمہارے لیے میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں۔ تم جیسے لوگ بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور اگر قسمت سے مل جائیں تو مجھے ان کی بہت قدر ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے نوکری کی آفر بھی قبول نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اتنا لالچی طبیعت کا پایا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی انسان مجھے ملتا ہے تو سیدھا میرے دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ لڑکا بھی میرے دل میں اتر گیا ہے۔ وہ لڑکا نہ صرف میرے والد صاحب کے دل میں اتر گیا تھا بلکہ میرے دل میں بھی اس کا خیال گھر کر چکا تھا۔ کچھ ہی دن گزر گئے، میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس لڑکے کا خیال مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرے والد کے موبائل میں شاید اس کا نمبر تھا، لیکن اسے لیتے ہوئے مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس جگہ میں نے خودکشی کی کوشش کی تھی اسی جگہ وہ لڑکا چہل قدمی کے لیے آیا تھا۔ یقیناً روزانہ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں آتا ہوگا، اس کا گھر بھی وہیں کہیں قریب ہوگا۔ میں نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب میں وہاں گئی تھی۔ آج پھر سے میں اس وقت کو دیکھ کر اسی دریا کے کنارے پہنچ گئی تو دیکھا کہ حسب معمول وہی لڑکا کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سنتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے وہاں دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ملی تھی، میں اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا اور ایک دم سے میرے قریب آیا، اور اس نے مجھے کہا، کیا آپ آج پھر سے خودکشی کرنا چاہتی ہیں اور اسی مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ واقعی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تو تم سے ملنے آئی ہوں، تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے فوراً سے اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہہ دی، حالانکہ میں ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ سب نکل گیا۔ وہ میری بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں اور آپ مجھے کیوں دیکھنا چاہتی تھیں؟ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں واپس گھر آ کر یہی سوچنے لگی کہ میں کیوں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اس نتیجے پر پہنچنے میں کہ مجھے اس لڑکے سے پہلی ملاقات میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ اب میں روزانہ اسی جگہ پر جانے لگی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ روزانہ اسی ٹائم پر وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ بالآخر میں نے اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کر دیا، اور پھر ہمارے مابین ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ہمارے بیچ میں دولت کی دیوار ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان چیزوں پر یقین نہیں کرتی ہوں، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب وہ بہت ساری دولت کما لے گا تب مجھ سے شادی کرے گا۔
मैंने उसे कहा कि दौलत की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, दौलत तो मेरे पास बचपन से बहुत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। मैंने अपने वालिद साहब से बात की तो उनको भी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के खालिस लोग बहुत कम होते हैं। मेरे वालिद साहब ने भी दुनिया की परवाह न की और मेरी शादी अरमान के साथ खुद कर दी। एक बार फिर से मुझे सब कुछ मिल गया था जो मैं चाहती थी, लेकिन इस बार मिलने पर मैं बेचैन नहीं थी, बल्कि बहुत खुश थी क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। अरमान एक छोटे से घर में रहता था। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को एक घर दूं। तुम एक बाप की ख्वाहिश समझकर मेरी इसका मान रखो, मुझे इनकार मत करना। अरमान ने उनकी बात मान ली। मेरे वालिद साहब ने बहुत ही शानदार घर हमें शादी के तोहफे पर दिया और हम दोनों उसमें रहने लगे। तब मुझे समझ में आया था कि मादी खुशियों में और दिल की खुशियों में बहुत फ़र्क होता है। इस बार मुझे दिल की खुशी मिली थी और मैं बहुत खुश थी कि अचानक से मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि अरमान बहुत ही परेशान है। मैंने उसे उसकी परेशानी की वजह पूछी। उसने कहा कि वो कारोबार शुरू करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम कारोबार शुरू कर लो। मेरी बात सुनकर अरमान के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि अरीबा, कारोबार शुरू करने के लिए इंसान के पास पैसा होना चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन मैं दिन रात इसी परेशानी में रहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात कैसे पूरी करूँगा। वो छोटी सी नौकरी मेरी थी, उसमें तो तुम्हारे एक दिन का गुजारा भी नहीं होगा। मैंने कहा जब मेरे वालिद साहब हम दोनों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर अरमान ने कहा कि मैं बहुत खुददार इंसान हूँ, ये घर भी मैंने तुम्हारे वालिद साहब के इसरार पर लिया है, वरना मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। मगर मैं अपने छोटे से घर में तुम्हें रखते हुए भी शर्मिंदा हो रहा था। तुम महलों की हकदार हो, बस मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि शादी करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती है, शादी अपने बराबर के लोगों में करनी चाहिए। तुम्हें किसी अमीर शख्स से शादी करनी चाहिए थी और मुझे गरीब लड़की से, ताकि हम दोनों को मसला ना होता। लेकिन मोहब्बत बीच में आ गई। अरमान की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने उसे कहा कि मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बातें थीं। कुछ अरसे में ही मुझे एहसास हो गया था कि दौलत भी इंसान के लिए ज़रूरी है। असल में मुझे इस कदर पैसा लुटाने की आदत हो चुकी थी कि अब अरमान की थोड़ी सी तनख्वाह में वाकई बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं दिन रात मज़े मज़े के महंगे खाने होटल में जाकर खाती थी, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। अब हमारे पास सिर्फ घर ही था। मैंने उसके बाद अरमान को पैसे देने शुरू कर दिए क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मेरे बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसका अरमान को इल्म नहीं था। फिर मैंने उसे बता दिया उसके मुतालिक। अरमान मुझसे पैसे लेता रहा और कहता कि जब मेरा बिजनेस कामयाब हो जाएगा तो मैं ये सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे भी खुशी होने लगी कि वो मुझसे पैसे लेने लगा है। अरमान के खौफ से मैंने अपने बैंक बैलेंस को हाथ तक नहीं लगाया था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन अब मैंने खुलकर उन पैसों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। खिलाफे तवक्को अरमान को मेरे बैंक बैलेंस का सुनकर गुस्सा नहीं आया था। उसके बाद एक दिन उसने मुझसे बहुत बड़ी रकम मांग ली। उसने मुझे कहा कि अरीबा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, किसी और से लेने से बेहतर है कि मैं तुमसे ले लूं। मैं तुम्हें वो पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा, मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जब अरमान ने मुझसे पैसे मांगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मुझे यकीनन अपना समझकर ही मुझसे पैसे मांगे थे। मैंने उसे कहा कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, उधार की क्या बात है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं बस तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा। मैंने फौरन 20 लाख रुपए का चेक दे दिया और उसने एक बड़ा सा ऑफिस खोलकर अपना कारोबार शुरू किया। मैंने उसके काम में बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं की और मैं उसका ऑफिस तक देखने नहीं गई। उसने मुझे कई बार अपना ऑफिस देखने के लिए बुलाया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बिजनेस में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे जल्दी हमल ठहर गया था, इसी वजह से मैंने बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था। मैं घर में ही रहती थी और अच्छी खुराक खा रही थी।
हमारे घर में नौकर नहीं थे, मैं खुद काम करती थी। फिर मैंने एक मुलाजमा रख ली, लेकिन मुझे अरमान में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। पहले तो वो मुझसे 1 रुपया लेने का रवादार नहीं था और बिजनेस के बहाने रोज़ाना की बुनियाद पर मुझसे बहुत सारे पैसे ले जाता था और कहता था बिजनेस में लगा रहा हूँ। मुझे परेशानी ने घेर लिया था। आखिर ऐसा भी कौन सा बिजनेस था जो इतने सारे पैसे लग रहे थे और घर में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अरमान दिन में ऑफिस जाता और रात में फ़ोन पर बातें करते रहता। वो मुझे बहुत कम वक्त दे रहा था। मैंने उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहा, लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी गलत सरगर्मी में मुलव्वस है और बिजनेस के बहाने मेरा पैसा किसी और पर लुटा रहा है। मुझे यही महसूस होता कि वो सारी रात किसी लड़की से बातें करता है, क्योंकि कौन सा लड़का सारी रात उससे बातें करेगा फ़ोन पर। उसने मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। मैं तो बेड रेस्ट पे थी बच्चे की वजह से। वो अब दोनों हाथों से मेरा बैंक बैलेंस लुटा रहा था। रोज़ाना मुझसे चेक साइन करवा कर ले जाता। मेरा इस कदर खुददार शौहर अचानक से मेरे पैसे इस्तेमाल कर रहा था। उसकी खुददारी तो जैसे गहरी नींद सो चुकी थी। मैंने एक दिन उसे शिकवा किया कि अरमान, तुम इस कदर मसरूफ हो गए हो कि अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मेरी बात सुनकर उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम बार बार इस बात का जिक्र क्यों करती हो? मैं सारा दिन तुमसे चिपक कर तो नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे हजारों काम होते हैं। मेरा बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है। मेरा सारा ध्यान इस कारोबार में है। तुम समझती हो कि मैं फारिग हूँ, सारा दिन तुमसे बातें करता रहूँ, तुम्हारे पास बैठा रहूँ? अरीबा, तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी अपना बिजनेस अपने ऊपर लेकर जाने के लिए। अरमान ने गुस्से से कहा और वो घर से बाहर निकल गया। ये पहली बार था जब अरमान ने मुझ पर इस कदर गुस्सा किया था, लेकिन रात को वापस आकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे डिनर पर ले गया तो मेरा मूड ठीक हो गया। इस अरसे में अरमान का नक्शा ही बदल गया था। वो एक अमीर कबीर लड़का लगने लगा था, अपने हुलिये से, अपने कपड़ों से, और वो मेरे पैसों से ये कपड़े खरीद कर इस्तेमाल कर रहा था। खूबसूरत तो वो पहले से ही था, सहर अंगेज शख्सियत उसकी शुरू से थी और पैसे ने उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा दिए थे। वो इस कदर शानदार लगता कि उसके सामने अब मुझे अपना आप भी कमतर लगने लगा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरा जिस्म भद्दा होता जा रहा था। ये जिंदगी में पहली बार था कि मैं खुश नहीं थी, मैं उदास थी। अरमान के रवैये की वजह से हर वक्त रोती रहती थी। बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे बताए बगैर उसके ऑफिस चली जाऊंगी और देखूंगी कि वहां पर आखिर क्या चल रहा है। मेरे वालिद साहब भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा मसरूफ नहीं रहे थे कि उनके पास अपनी फैमिली के लिए वक्त ना हो। मैंने महसूस किया कि अरमान दिन ब दिन गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होता जा रहा है। मेरे ही सर्कल के लोग, मेरे दोस्त अहबाब उसकी तारीफ़ें करते थे कि वो किस कदर शानदार शख्सियत का हामिल है। एक दिन मैंने अरमान से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज सारा दिन सोना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम सो जाओ। मैं वैसे भी घर पर रहती थी, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाती थी। अरमान यही समझता रहा कि मैं सो रही हूँ और मैं उसके ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। मेरे पास एक ही गाड़ी थी जो अरमान के इस्तेमाल में थी। मैं टैक्सी लेकर उसके ऑफिस में गई। मैंने अबाया पहना हुआ था और नकाब से अपना चेहरा छुपाकर खुद को मुकम्मल ढांप रखा था ताकि वो मुझे पहचान ना सके और मुझे अंदर जाने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई और सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि सामने जो मंजर था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा शौहर जो मुझसे कारोबार के बहाने इतने अरसे से मुझसे पैसा ले रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो इस किस्म के काम में मेरा सारा पैसा लगा रहा है। लेकिन अंदर जो मंजर मुझे देखने को मिला वो कुछ और ही था। अंदर तो एक फहाशी का अड्डा जैसे खुला हुआ था। वहां पर बहुत सारी लड़कियां थीं, बहुत सारे मर्द थे। किसी ने मुझे देखकर कहा कि क्या तुम भी इसी काम के लिए यहाँ आई हो जिस काम के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है? मैंने उसे पूछा कि कौन सा काम? तो उसने कहा कि यहाँ पर लड़कियों को महंगे दामों बेचकर दुबई में भेजा जाता है।
یہ سن کر تو میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ میں فوراً گھر واپس آ گئی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کال کر کے بلایا اور ان کو ساری حقیقت بتائی۔ جب ارمان گھر آیا تو میرے اس والد صاحب کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا تو پولیس نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک زوردار تماچا میں نے اپنے شوہر کے منہ پر مار دیا۔ یہ اسی کا حقدار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تم سے سچی محبت کی، تمہیں ایک اچھا انسان سمجھا، لیکن ہم باپ بیٹی سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ تم نے بہت ہی شاطر طریقے سے ہم دونوں کو دھوکے میں رکھا اور مجھے ٹریپ کیا۔ پولیس ارمان کو لے گئی اور میں واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی اور میں اتنا روئی کہ میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی۔ ارمان بہت ہی شاطر انسان تھا۔ اس نے بہت ہی انوکھے انداز میں شروع سے سارا کھیل کھیلا۔ اس کا دریا پر آنا ایک اتفاق تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری اس کی پلاننگ تھی کہ کس طرح سے مجھے اور میرے والد صاحب کو پھنسانا ہے۔ میں وہ لڑکی تھی جو کچھ عرصہ پہلے خودکشی کرنے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اسے زندگی کی ہر نعمت میسر تھی اور اسے کوئی دکھ نہیں تھا، اور میں دکھ کا مزہ لینا چاہتی تھی، غم کی لذت کو محسوس کرنا چاہتی تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قسمت میری ناشکری کی اتنی بڑی سزا دے گی اور عمر بھر کا روگ مجھے لگ جائے گا۔ مجھے ایسا صدمہ لگا کہ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا، میرا گھر ایک جھٹکے سے خراب ہو گیا۔ میں ارمان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مجھ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور کافی عرصہ میں اس دکھ میں رہی۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جب خدا تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے رہا ہے تو ان خوشیوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں دکھ ملے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ دکھ میں لذت ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ دکھ میں کوئی لذت نہیں ہے، دکھ میں صرف اذیت ہے۔ یہ سب میری ناشکری کی وجہ سے ہوا تھا۔ خدا نے مجھے ایک بہترین زندگی اب تک دے رکھی تھی، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہی ہوتا ہے جب خدا کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس میں بلا وجہ خامیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب ہمیں پرفیکٹ زندگی نہیں ملتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، اور جب ہمیں پرفیکٹ زندگی مل جاتی ہے تب بھی ہم خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔